हाँ जी, नमस्कार, सभी का स्वागत, अभिनंदन। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फटाफट से जुड़ जाइए और अपनी जो ये आरएस प्री की जो क्लास है, इसको अपन कंटिन्यू करते हैं, है ना? तो अपन जो है डेली रात को 8 से 9 बजे तक आरएस प्री को ध्यान में रखते हुए कुछ एमसीक्यूज करते हैं और इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज फिर जो है कुछ नए प्रश्नों के साथ में आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं, है ना? तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए देखें और आज का जो पहला प्रश्न है, आप लोगों के सामने ये रहा। देखो भाई, पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है कि भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? हम अगर बात करें भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य तो तमाशा स्वांग रम्मत तमाशा जयपुर में किया जाता है। रम्मतें आपके पश्चिमी राजस्थान में देखी जाती है। एक बच गया आपका गवरी। भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य की बात करें तो गवरी जो है ना, ये गवरी जो है श्रावण के महीने में, श्रावण भाद्रपद के महीने तब खेला जाता है। श्रावण भाद्रपद के माह में गौरी, ठीक है। ये भीलों के द्वारा किया जाता है और ये राजस्थान का सबसे पुराना लोक नाट्य है, इसलिए इसको मेरू लोक नाट्य भी कहते हैं। मेरू लोक नाट्य। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? इसमें शिव भस्मासुर जो है, शिव भस्मासुर कहानियों पर जो है मंचन होता है। इनके द्वारा किया जाता है। मेवाड़ के मेवाड़ क्षेत्र के मेवाड़ क्षेत्र के भीलों द्वारा मेवाड़ क्षेत्र के भीलों द्वारा जो है ना, ये गवरी लोकनाट्य किया जाता है। और अगर हम बात करें तो ये भीलों का बहुत प्रसिद्ध है, आज भी चलता है ना? ध्यान रखना इस बात का। और ये माना जाता है कि ये राजस्थान के जितने भी लोकनाट्य हैं उनमें सबसे प्राचीन माना गया है ये। और इसी वजह से इसको मेरू लोकनाट्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? मेरू लोकनाट्य। ठीक है। गवरी एक लोक नृत्य भी है, भीलों का नृत्य भी है ना? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोपी जी भट्ट राजस्थान के किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? ये प्रश्न एक बार पहले भी पूछा गया था। गोपी जी भट्ट, भाई गोपी जी भट्ट की बात करें हम तो सवाई प्रताप सिंह, जयपुर के सवाई प्रताप सिंह जयपुर। घूमने का बहुत शौक था इनको। घूमते घूमते एक बार महाराष्ट्र गए। महाराष्ट्र में इनके सम्मान में वहां पर जो है क्या दिखाए गए, कुछ तमाशे वगैरह दिखाए गए, कुछ टैलेंट लोगों ने अपने टैलेंट दिखाए। तो उसमें जो उनको एक चीज बहुत पसंद आई थी वो थी बंशीधर भट्ट की। बंशीधर भट्ट ने जो अपना टैलेंट दिखाया था वो उनको बहुत पसंद आया और वो था तमाशा। तमाशा। तो सवाई प्रताप सिंह जो है तमाशे के जो प्रमुख कलाकार थे उस समय बंशीधर भट्ट, इनको अपने राजस्थान ले आए, जयपुर में ले आए। ठीक है। कह दिया कि तुमको यहाँ कितना मिल जाता होगा, चलो मैं तुमको इनसे 3 गुना 4 गुना ज्यादा पैसे दूंगा, मेरे जयपुर चलो। इस जयपुर ले आए थे सवाई प्रताप सिंह जी, बंशीधर भट्ट। और इसी बंशीधर भट्ट जो है ना, इनके परिवार के अंदर हुए गोपी जी। गोपी जी भट्ट ये प्रमुख कलाकार हैं किसके? तमाशा। तमाशा जो है ये आपके प्रमुख कहाँ पर खेला जाता है? जयपुर का। तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। बात याद रह जाएगी। चलो। हाँ। रम्मत आपके बीकानेर जैसलमेर की है। स्वांग आपका मेनली तो भीलवाड़ा का ही है ना? नौटंकी आपके भरतपुर साइड की है। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? लोक देवता मल्लीनाथ जी की बात करें तो मल्लीनाथ जी जो है ना, ये मारवाड़ के राजा थे। कहाँ के राजा थे? मारवाड़ के राजा थे। कहाँ के राजा थे? मारवाड़ के राजा थे। ठीक है। इन्हें लोक देवता, इन्हें शकुन शास्त्र का ज्ञाता भी कहा जाता है, इन्हें भविष्य वक्ता, ये भविष्य वक्ता भी थे। एक तरह से भविष्य बता दिया करते थे। ठीक है ना? तो इनका जो क्षेत्र था, मल्लीनाथ जी के नाम पर बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है ये मालानी कहलाता है। आज भी बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है उसको मालानी कहा जाता है। वो किसके नाम पर कहा जाता है? इन्हीं के नाम पर कहा जाता है, मल्लीनाथ जी के नाम पर। और क्षेत्र के अंदर बाड़मेर के अंदर जो मेन तो है वो है मेवानगर।
की राजधानी हुआ करती थी मेवानगर, जिसको वर्तमान में क्या कहते हैं, नाकोड़ा। नाकोड़ा ये भी कहाँ पर है, बाड़मेर में। ठीक, अब इनका पूरा क्षेत्र बाड़मेर में है। ऑप्शन में बाड़मेर कहाँ दिख रहा है, एक ही रहा, तिलवाड़ा। ठीक है, इनकी रानी हुआ करती थी रूपा दे। रूपा दे, और रूपा दे जो है ना, इनको भी क्या है कि एक लोक देवी के रूप में पूजा जाता है। रूपा दे का जो मंदिर है ये है मालाजाल। मालाजाल गांव जो है ये पड़ता है यही तिलवाड़ा के पास में, बाड़मेर में। कहाँ पड़ता है, तिलवाड़ा के पास में, बाड़मेर में, है ना, मालाजाल गांव में। तो यानी दोनों मियाँ बीवी जो है ना, ये लोक देवता और लोक देवी, मतलब लोक देवी है, मानी जाती है। आम लोगों के, वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखें, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोक देवी नहीं है। सिख माता राजस्थान की लोक देवी है, आवरी माता बिल्कुल निकुंभ में है, करणी माता बिल्कुल, हिडिंबा माता। हिडिंबा माता राजस्थान की लोक देवी नहीं है, ये हिमाचल की है, हिमाचल प्रदेश की लोक देवी। और इनका जो प्रमुख मंदिर जो है हिडिंबा माता का, ये हिमाचल प्रदेश के मनाली में है। कहां पर है, मनाली। मनाली कहां पर, हिमाचल प्रदेश, एचपी। बात याद रह जाएगी, है ना। बाकी आपकी छीक माता, आवरी माता, करणी माता, ये अपने यहाँ पर जो है ये लोक देवी राजस्थान की है। ठीक है ना। बाहर की जो है, ये प्रश्न क्या पूछा है, कौन सी राजस्थान की लोक देवी नहीं है। नहीं है मैं आपका कौन सा है, हिडिंबा माता। बात याद रह जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा रहा है। ब्लू पोट्री के बारे में बात करेंगे। ब्लू पोट्री के बारे में हम देखें तो ये लाहौर से आई थी। लाहौर से मान सिंह प्रथम लाए थे, मान सिंह फर्स्ट लाए। लेकिन ये जो है प्रसिद्ध, जो ये प्रसिद्ध कब हुई थी, ये प्रसिद्ध सवाई राम सिंह जी के टाइम पर हुई। सवाई राम सिंह के समय। ठीक है ना। चूड़ामन को इन्होंने जयपुर भेजा, दिल्ली भेजा था पोट्री सीखने के लिए, सवाई राम सिंह जी ने। और इसके प्रमुख कलाकार जो है, प्रमुख कलाकार वो है कृपाल सिंह कृपाल सिंह शेखावत। सीकर में गांव पड़ता है, सीकर में या झुंझुनू में गांव पड़ता है मऊ। मऊ गांव के हुआ करते थे। 1974 में इनको पद्मश्री मिला कला के लिए। ठीक है, इन्होंने एक्चुअल में क्या होता है, ब्लू पोट्री का मतलब क्या होता है, ब्लू का मतलब नीला, पॉटरी का मतलब चीनी बर्तन। चीनी के बर्तन के ऊपर जो है नीले रंग से फूल पत्तियां और वही कलाकारियां बनाना, डिजाइन बनाना ब्लू पोट्री कहलाता है। लेकिन कृपाल सिंह जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने इसके अंदर जो है कुछ नवाचार किया, जो सिर्फ ब्लू कलर से बनाया जाता था। अब उनके अंदर इन्होंने 25 नए रंग भर दिए, है ना। तो इन्होंने जो है उसको कृपाल शैली कहते हैं, कि नई शैली को क्या कहते हैं, कृपाल शैली। इसमें 25 नए रंगों का प्रयोग, 25 नए रंगों का प्रयोग। यानी इन्होंने पहले सिर्फ ब्लू कलर में बनता था, अब इन्होंने ब्लू कलर के अलावा और भी दूसरे कलर जो है ना वो यूज करने शुरू कर दिए। और उस शैली को क्या कहा गया, कृपाल शैली कहा, किस, ब्लू पॉटरी की। ठीक है, कृपाल सिंह शेखावत इसके प्रमुख कलाकार हैं। बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है, बिल्कुल कंटिन्यूसली पूछा जाने वाला, बहुत कॉमनली पूछा जाने वाला प्रश्न है। और ये भी ध्यान रखना, इनके बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है कि कृपाल शैली किसको कहते हैं, कितने रंगों का प्रयोग किया इन्होंने, और मुख्य कलाकार कौन है, इनको पद्मश्री कब मिला। ठीक है ना। ये भी पूछा जा सकता है, ब्लू पोट्री प्रसिद्ध किसके शासनकाल में हुई, आई किसके शासनकाल में। ठीक है, कहां से आई है, लाहौर से आई। ठीक, चलो। तो ये ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है, यहाँ पर जयपुर है। चलो भाई, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। अपने को गलत युग्म पहचानना है, क्या पहचाना है, गलत युग्म पहचानना। बेणेश्वर मेला नवा टापरा डूंगरपुर, बादशाह का मेला बिल्कुल ब्यावर में लगता है, मरु महोत्सव जैसलमेर में, यहाँ बाड़मेर लिखा हुआ है, गलत है। गौतमेश्वर का मेला सिरोही, गलत युग्म पूछा गया है। गलत युग्म है जो है आपका मरु महोत्सव, बाड़मेर में नहीं लगता है, ये जैसलमेर।
कौन सा? जैसलमेर। ये लगता है लगभग फरवरी, फरवरी महीने में, माघ पूर्णिमा, डेजर्ट फेस्टिवल मोस्टली माघ पूर्णिमा को फरवरी में आ जाता है। ठीक है। बाड़मेर में लगता है थार महोत्सव, थार महोत्सव होता है, वो होता है बाड़मेर में। ठीक, बात याद रह जाएगी। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। तारा भात की ओढ़नी, ओढ़नी तारा भात, तारा भात मतलब भांति भांति, भात का मतलब होता है विभिन्न प्रकार, भात का मतलब होता है, अपन कहते हैं ना देसी भाषा में भाई काई भात को छे भाई, भाई कितना भात का है कि ये कलर है साहब, 25 कलर है, 25 कलर कितना भात का है कि साहब 25 भात, भात के मतलब कि प्रकार। ठीक है। तो यहाँ पर तारा भात की ओढ़नी, ओढ़नी जो है उसके बैकग्राउंड में जो है उसके अंदर जो है तारे बना दिए जाते हैं, और वो तारा भात की ओढ़नी जो है हमारे यहाँ पर मुख्यतः आदिवासी जो स्त्रियां होती है, आदिवासी महिलाएं जो होती है वो पहनती है। ठीक है ना? हाँ जी। चलिए बढ़िया साहब, बढ़िया, राम राम। ठीक है। तो आदिवासी स्त्रियां जो है ना वो प्रयोग में लेती है, लोकप्रिय वेशभूषा है इनकी, कौन सी? तारा भात की ओढ़नी के। निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? मारवाड़ी की उपबोली कौन सी नहीं? देखिए देखिए, अपन बात करें अगर मारवाड़ी की तो बीकानेरी है, जोधपुरी है, खड़ी है, बिल्कुल है। खड़ी जो है आपकी जैसलमेर में बोली जाती है, जैसलमेर के रेगिस्तानी एरिया में बोली जाती है। नागरचौल जो है ये ढूंढाड़ी है, ढूंढाड़ी की उपबोली। यहाँ पर मारवाड़ी की उपबोली ये पूछ रहा है कि मारवाड़ी की उपबोली नहीं है, नागरचौल नहीं है। नागरचौल जो है आपके कहाँ बोली जाती है? ये आपके बोली जाती है जयपुर का जो चाकसू है ना, चाकसू से लेकर के टोंक, चाकसू से लेकर के टोंक का जो एरिया है, टोंक भी नहीं, आप ये मान करके चलो, आगे ले लीजिए आप कौन से लोगे आप, देवली, चाकसू से लेकर देवली ले लो आप, ठेठ से, देवली से ऊपर की तरफ जयपुर की तरफ। हालांकि देवली ठेठ नहीं है, आप दूनी मान लो, एक जगह है दूनी, दूनी से लेकर के आप ये पूरा एरिया आ जाता है, चाकसू आ गया, निवाई आ गया, निवाई आ गया, टोंक आ गया, उनियारा आ गया। ठीक है। थोड़ा बहुत सवाई माधोपुर आ गया, ये वाला पूरा एरिया जो है ना ये क्या कहलाता है आपका? नागरचौल एरिया कहलाता है। यहाँ पर बोली जाने कुल मिला के टोंक जिले के आसपास में या टोंक जिले में बोली जाने वाली जो बोली होती है वो क्या, कौन सी बोली कहलाती है? नागरचौल कहलाती है। चलो आपको एक थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले तो आपको देता हूँ मैं आरएएस के फाउंडेशन बैच, फाउंडेशन बैच 2025। भाई अब जो नई भर्ती आने वाली है के लिए हमने फाउंडेशन बैच जो है वो लॉन्च लॉन्च किया हुआ है। आपका मात्र 4500 रुपये में है। के अंदर हम प्री प्लस मेंस की तैयारी करवाते हैं। ठीक है। 18 मंथ की क्या रहने वाली है, वैलिडिटी रहने वाली है। ठीक है ना? इसके लिए आपको करना क्या है? खान ग्लोबल स्टडीज, ग्लोबल स्टडीज ये एप्लीकेशन है, आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है, और वहां जाकर के आपको क्या सर्च करना है? आपको आरएस फाउंडेशन बैच 2025-26 आपको सर्च करना है, और एप्लीकेशन पे जाके ये कोर्स खरीद लेना, क्योंकि 4500 में मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा ऐसा मौका और फिर कभी मिलेगा जिसमें आपको प्री और मेंस दोनों की तैयारी करवाई जाए। कोई नहीं करवाता भैया, प्री नहीं करवाते इतने में तो, है ना? प्री छोड़ो, 4500 में लोग बाग कांस्टेबल की तैयारी नहीं करवाते आज। क्या हम आपको प्री और मेंस आरएस का कंप्लीट करवा। अब जो है क्लास के आपको मैं बता देता हूँ, आरएस मेंस जो है इसकी आंसर राइटिंग की जो है, आंसर राइटिंग की क्लास चल रही है आपकी, ये चलती है शाम को 6 PM से 7 PM। ठीक है। और ये दोनों क्लासेस जो हैं ये चलती है आपकी वाईटी पे, यानी कि आपके, और एक ये आरएस प्री वाली जो अभी चल रही है
इसके अंदर हम क्या करवाते हैं, आपको एमसीक्यूज करवाते हैं। ये है आपकी 8 पीएम से 9 पीएम, ठीक है। ये वाईटी पर होती है, यानी यूट्यूब पर होती है। ये दोनों क्लासेस फ्री है बिल्कुल। आपको अगर मेंस का एग्जाम दे रहे हैं अभी आप, आरएस मेंस का, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए। शाम को 6 बजे से 7 बजे तक आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस चल रही है। रात को 8 बजे से 9 बजे तक आपको आरएस प्री की तैयारी करवाई जा रही है, जिसके अंतर्गत मैं आपको एमसीक्यूज करवा रहा हूँ, ठीक है। ये क्लासेस का टाइम है, टाइमिंग्स आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिस चैनल पे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये क्लास देख रहे हैं, एजीएस राजस्थान एग्जाम्स, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको क्लासेस का टाइम जो है वो पता चलता रहे, आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे। चलो, समझ में आ गई। अगला प्रश्न देखो, क्या कहता है अगला प्रश्न। मद और जिले, है ना। मद मतलब कि मद कला है ये। नमदा, डोरिया, अजरका, मतलब ठीक है। मार्बल मूर्ति निर्माण कहाँ कहाँ से है। नमदा आपको पता है कि भाई साहब हमने सुना हुआ है टोंक में। डोरिया, कोटा डोरिया, इसको कोटा डोरिया ही तो कहते हैं ना, कोटा की डोरिया। कोटा कहाँ है यहाँ पे, 4 5, ये रहा, इधर लिखा हुआ है कोटा, इधर लिख लो। हाँ, बड़े पेन से लिख, हाँ, ठीक है। डोरिया कहाँ का है भैया, कोटा का है। अजरक प्रिंट, अजर का भी कहते हैं उसको, बाड़मेर का है। और मार्बल मूर्ति निर्माण आपका जयपुर का है। एका दो, एका दो किसमें है, ये एक में ही है। दो का 5 का 3, एका एक, ठीक है। ये आंसर हो। आगे बात समझ, नमदे ना, गलीचे कहाँ के फेमस है, टोंक के। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित। घग्गर और उसकी सहायक नदी, यानी राजस्थान का जो उत्तरी भाग है, जस्ट उत्तरी भाग, वो घग्गर और उसके सहायक नदियों का वाला क्षेत्र है ना। यहाँ पर हम देखें तो आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो है वो है यूपी। लोथल है आपका गुजरात में। मोहनजोदड़ो है आपका पाकिस्तान में। बनावली है आपका हरियाणा में। हरियाणा के फतेहाबाद, फतेहाबाद, हरियाणा का फतेहाबाद जिला, जो कि आपका गंगानगर हनुमानगढ़ से लगता हुआ जिला है। यानी गंगानगर हनुमानगढ़ वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है आपका, घग्गर और उसके सहायक नदियों वाला क्षेत्र कहलाता है, ठीक। तो यहाँ पर हमसे ये तो पूछ रहे घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित कौन सा क्षेत्र है इनमें से, तो वह है बनवाली। कौन सा क्षेत्र है, बनवाली, क्योंकि दूर पड़ गए। ये तो बिल्कुल मेरठ के पास में आलमगीरपुर, लोथल गुजरात में है आपका, मोहनजोदड़ो बिल्कुल पाकिस्तान में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, कॉमनली पूछा जाने वाला प्रश्न है, कॉमन जो है, एक तरह का कॉमन प्रश्न है, कई बार पूछा गया है ये। चलिए इसके बारे में बात करें तो मानकरण शारदा, हरविलास शारदा, सीके वोल्टेयर, जमनालाल बजाज, सेठ जी थे तो हरविलास शारदा। हरविलास शारदा जो है, इनका संबंध हमेशा अजमेर से रहा, और इन्हीं के प्रयासों से विवाह निरोधक अधिनियम आया था, जो कि शारदा एक्ट के नाम से कहलाता है 1900, ठीक है। के प्रयासों से क्या आया था, बाल विवाह निरोधक अधिनियम, निरोधक 19, इसको शारदा एक्ट भी, शारदा एक्ट, है ना। ये इस तरह से हम देख रहे हैं कि समाज सुधार भी कर रहे हैं, जैसे कि इतिहासकार भी है ना। इन्होंने अपने कह सकते हैं कि मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास जो है उसके बारे में कई सारी किताबें लिखी, कई सारे लेख लिखे, है ना। तो विख्यात इतिहासकार हरविलास शारदा है, जो कि समाज सुधारक भी है। इन्होंने बाल विवाह को समाप्त करने के सारे काम किए, इन्होंने कई सारी मेहनत की है, और उन्हीं की मेहनत के फलस्वरूप बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित किया गया था अजमेर में 1930 में अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, जिसे हम शारदा एक्ट भी कहा
करते हैं ना, कहते हैं। और अच्छा इसके ऊपर एक जो है ये आर्य समाज का बहुत प्रभाव था, तो ये एक आर्य समाजी थे। आर्य समाजी जो मतलब कि स्वामी दयानंद सरस्वती का इनके ऊपर बहुत प्रभाव, ठीक है, तो ये आर्य समाजी हुआ। राजस्थान लोक साहित्य में का गीत बहुत कॉमन सा क्वेश्चन, क्षीण माता का। क्षीण माता का जो लोकगीत है ना, गीत गाती है ना महिलाएं बैठ करके, राती जी का देती है तब, तो सबसे लंबा गीत कौन सा होता है? क्षीण माता जी का है ना। इसलिए तो कई लोग जो कहते हैं ना कि साहब राती जी का देना है, 5 गीत गाने, 5 गीत के अंदर वो जीण माता के गीत गाते हैं, कोई और दूसरी माता जी के गा देते हैं। तो जीण माता जी का गीत ही इतना लंबा है कि 5 गीतों के बराबर एक गीत हो जाएगा। टाइम ज्यादा लगता है फिर राती जी के में, रात जागनी पड़ती है ना। तो ये जीण माता का जो है, चलिए जीण माता का मंदिर वगैरह ये सब आपको पता ही है ना, घर में वगैरह सब। चलो ज्यादा बहुत छोटा सा प्रश्न, राजस्थान के एक राज्य का वह कौन सा शासक था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? हालांकि अगर हम बात करें तो राजस्थान के कई राजाओं ने, में माधो सिंह जी भी थे, जयपुर के माधो सिंह जी, है ना, सरदार सिंह जी भी थे, जोधपुर के, मेवाड़ के आपके फतेह सिंह जी भी थे, है ना, फतेह सिंह जी, उन्होंने 1.5 लाख रुपए दिए थे मदन मोहन मालवीय जी को। उमेद सिंह जी नहीं थे, इससे पहले वाले सरदार सिंह जी हुआ करते थे। महाराजा मान सिंह जी ये भी नहीं थे, के पिताजी हुआ करते थे माधो सिंह, गोद लिया था इनको तो खैर। महाराजा गंगा सिंह बीकानेर जो है ना, इन्होंने एक्टिव भाग लिया, इन्होंने 15 लाख रुपए दिए थे, उस समय के 15 लाख। 1916 में बना था ना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उसमें 16 लाख रुपए, 15 लाख रुपए। उन 15 लाख को आप अभी के हिसाब से देखो, मोनेटाइजेशन पॉलिसी देख करके, इन्फ्लेशन वगैरह सब निकाल करके अभी देख लोगे, मेरे को लगता है वो 150 से 1500 करोड़ रुपए होंगे, है ना। 150 करोड़ तो कम से कम होंगे वो 15 लाख उस। तो ये बंदा वो है महाराजा गंगा सिंह जी, ये इनको जो है आजीवन कुलपति रहे थे ये, आजीवन कुलपति के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इनको आजीवन कुलपति बनाया था, चांसलर बनाया था, ठीक है, लाइफ लॉन्ग चांसलर। आप जब तक जियोगे तब तक इनके चांसलर, ठीक है। चलिए, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें राज प्रमुख के पूर्व राजस्थान संघ की, पूर्व राजस्थान संघ का निर्माण राज प्रमुख किससे बना? देखिए 25 मार्च को अगर हम बात करें तो पूर्व राजस्थान की 2 रियासतें पूर्व राजस्थान की लगभग लगभग 9 रियासतें के अंदर मिली, ठीक है। इस 9 रियासतें जब मिली, ये कौन सा चरण है ये? सेकंड चरण। चरण का कौन सा चरण है? सेकंड चरण, ठीक है। अब अगर हम बात करें 9 रियासतें में, अगर हम बात करें तो राज प्रमुख की बात, राज प्रमुख बनाया था कोटा के महाराव भीम सिंह, महाराव भीम कोटा। उद्घाटन करता गया उपराज प्रमुख की बात करें, उपराज प्रमुख, राज प्रमुख बने बहादुर सिंह कोटा, बहादुर सिंह बूंदी, बहादुर सिंह बूंदी, लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर, लक्ष्मण, ये 2 उपराज प्रमुख बनाए गए। हालांकि इस बात से नाराज हुए थे बहादुर सिंह बूंदी, कहा था कोटा वाले हमारे छोटे भाई हैं, छोटे भाई के अंडर थोड़ी काम करेंगे, अधीन थोड़ी काम करेंगे, राज प्रमुख मुझे बनाया जाए। लेकिन बूंदी उस समय थोड़ी सी छोटी थी, कोटा का विस्तार थोड़ा ज्यादा था, कोटा के महाराव जो थे भीम बात से एक्टिव भी थोड़े ज्यादा थे, है ना, राजनीति में एक्टिव भी थे, और वो चाह भी रहे थे, यूनियन बनाने की कोशिशें भी कर रहे थे, हाड़ौती संघ बनाने की प्रयास कर रहे थे, है ना। तो प्रमुख राजाओं में से पूर्वी राजस्थान के प्रमुख राजाओं में से एक महाराव भीम सिंह कोटा थे, है ना।
और अगर हम बात करें तो उस समय जो है पूर्व राजस्थान संघ का पीएम बनाया गया था शाहपुरा के गोकुललाल असावा को। गोकुललाल असावा को, ठीक है। इसका उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन जो है नरहरि विष्णु गाडगिल, भारत सरकार में मंत्री हुआ करते थे नरहरि विष्णु गाडगिल, है ना। इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। उद्घाटन प्लेस कहाँ पर था? कोटा किला, कोटा दुर्ग। कोटा दुर्ग उद्घाटन कहाँ हुआ था? कोटा दुर्ग में हुआ था। कब हुआ था? 25 मार्च 1948 को। क्या पूछ रहा है? राज प्रमुख पूछ रहा है। राज प्रमुख महाराव कोटा, कोटा के महाराव, ठीक है। बात याद रह जाएगी। चलो अगला प्रश्न देख। राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेले सबसे ज्यादा जिस जिले में भरते हैं वह है। अपने राजस्थान में पशु मेलों की बात करें तो पशु वहां पर ज्यादा होंगे जहां पर किसान ज्यादा हो। हमारे राजस्थान में हालांकि किसान सब जगह हैं, लेकिन किसान जो जिला कहा जाता है वो नागौर को कहा जाता है, ठीक है। तो नागौर जो है पशु मेले हमारे यहाँ पर सबसे सर्वाधिक जो है वो नागौर जिले में ही भरते हैं। कहाँ भरते हैं? नागौर जिले में। तो नागौर के प्रमुख पशु मेले की बात करें, नागौर है। नागौर के प्रमुख पशु मेले बलदेव पशु मेला, बलदेव पशु मेला, ये चैत्र महीने में पड़ता है, मेड़ता में, चैत्र महीने में, ठीक है। फिर तेजाजी पशु मेला तेजा दशमी को, ये पड़ता है परबतसर, भाद्रपद में। और फिर एक बनता है आपका रामदेव पशु मेला, रामदेव पशु मेला, ये भरता है मानासर, मानासर नागौर, वही है ना। और ये भरता है मार्गशीर, बक्सर, ठीक है ना। हाँ, चलिए समझ में आ गई बात। अगला प्रश्न देख। निम्न में से एक सही नहीं है। कौन सा एक है जो सही नहीं है ये पूछ रहा है। यहाँ पर अंडरलाइन कर लो पहले, सही नहीं पूछ रहा है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में सामान्यतः खारे पानी की झील बिल्कुल है। सांबर झील भारत की सबसे बड़ी, भारत की नहीं राजस्थान, सब टाइप हो गया। राजस्थान की सबसे बड़ी खारी झील, ठीक है। नक्की झील राजस्थान में सबसे, राजसमंद झील उदयपुर से 64 किलोमीटर दूर है और ये उदयपुर जिले में। गलत, सब आंसर होगा ये, ठीक है। ये सब कुछ ठीक है, जिला उदयपुर नहीं है, जिला राजसमंद है। जिला कौन सा है? राजसमंद। ये वाला कथन गलत है, बाकी सारे सही है। राजस्थान में मेवानगर प्रसिद्ध, मेवानगर जो है जिसको वर्तमान के अंदर जो है नाकोड़ा जी कहते हैं, नाकोड़ा जी बाड़मेर में। और मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में मल्लीनाथ जी का कार्य क्षेत्र जो था, उन्होंने इसी मेवानगर को क्या बनाई थी? अपनी राजधानी बनाई थी, राठौड़ राज्य की राजधानी बनाई थी, ठीक है ना। तो नाकोड़ा जी जो है ना वो मेवानगर, पहले मेवानगर कहा जाता था। नाकोड़ा जी जो है ये जैन तीर्थ, जैन तीर्थ, जैन मंदिर है, ठीक है, जैन तीर्थ। ये किसके लिए फेमस है? पार्श्वनाथ जैन मंदिरों के लिए फेमस है, पार्श्वनाथ जैन मंदिरों के लिए। बात याद रह जाएगी। चलो अगला प्रश्न। हाँ क्या कह रहे हो? अच्छा, ठीक है। हम्म, गंगनहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है का निर्माण गंगा सिंह जी ने कब करवाया? देखो भाई, गंगनहर की बात करें तो राजस्थान की सबसे पुरानी है, ऐसा इसलिए इनको राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। एक वो काम करके दिखाया उस समय के, जो उस समय के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। रेगिस्तान को हरा भरा कैसे कर सकते हैं, ये किसी को गंगा सिंह जी से नाम के अनुरूप गंगा बहा दी थी इन्होंने, है ना। इन्होंने भाई साहब 1921 से लेकर के 1927 तक मेहनत करके 1927 में ये कंप्लीट करवा दी थी नहर। 26 अक्टूबर 1927 को, डेट भी लिख लो बोले, 26 अक्टूबर 1927 को लॉर्ड इरविन ने इसका
इरविन ने लॉर्ड इरविन ने उद्घाटन किया। नहर का उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने किया। लंबी लड़ाई लड़ी थी इन्होंने, 15 साल तक इन्होंने कोर्ट केस लड़े थे, क्योंकि पंजाब जो था वो अंग्रेजों के अधीन था। सतलज का पानी लेकर के आए थे। किसका पानी लेकर के आए थे? सतलज नदी का पानी। अंग्रेज जो है पहले उस पानी को राजस्थान में दिए जाने के लिए मना कर रहे थे। अंग्रेजों की कोर्ट में, भारत सरकार की कोर्ट में जो है न्यायालय में ये मामला चला। 15 साल तक उन्होंने ये केस लड़ा, महाराजा गंगा सिंह जी। और 15 साल के बाद में जीतने के बाद में उन्होंने ये अपने पैसों से ये नहर बनवाई। ठीक है, गंग नहर। ये आपके जो है सतलज नदी में हुसैनी वाला पोस्ट जो है फिरोजपुर पंजाब का, वहां से स्टार्ट होती है, जो कि संखा गांव जो है गंगानगर का, वहां से राजस्थान में प्रवेश, है ना। ये ध्यान रखें, 1927 में गंगा सिंह जी ने, है ना, गंग नहर। राजस्थान में रायका क्या है? रायका रेबारी, रायका रेबारी पायक समाज, है ना। चल, ये क्या है? परंपरागत ऊंट पालन पोषण करते, ऊंट पालते हैं। ठीक है ना। रायका, रेबारी, है ना। और क्या कह सकते हैं इनको? पाइक कह सकते हैं। चलिए, ऊंट पालन के जो है आराध्य देव है, पाबू जी को ये आराध्य देव मानते हैं। पाबू जी को क्या मानते हैं? ये आराध्य देव। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन 19 कहाँ हुआ? भैया दिल्ली के चांदनी चौक में। मारवाड़ी कल है, चांदनी चौक। चांदनी दिल्ली। हालांकि देखा जाए ना, राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन जो 1918 में हुआ, हमारे यहाँ पर किताबों में गलत बताया जाता है। 1919 में तो अमृतसर में हुआ। 1918 में हुआ था। ठीक है ना। मारवाड़ी पुस्तकालय चांदनी चौक में। संस्थापक थे जिसके अंदर चांदकिरण शारदा, जमनालाल बजाज, नरसिंह देव, गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, है ना। फिर इनका जो मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थापित कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया था? सॉरी, अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है। चलिए, तो ये दिल्ली में स्टार्ट हो गई क्या? चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी साथियों, है ना। आई होप कि आपको चीजें जो है कुछ थोड़ी बहुत अगर समझ में आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो इसको शेयर कर लो, है ना। लाइक और शेयर कर लो, अपने इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन जो है निर्बाध रूप से पहुंचता रहे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।